गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में बात करेंगे आज। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। छोटा सा जो डिफरेंस था वो मैंने आपको कल डिस्कस किया था। दो प्रकार का होता है। प्लस एम या इसी को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। पॉजिटिव मीजोमेरिक या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताया था। इसके बारे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है मतलब बेंजीन एटम और ग्रुप हैविंग लोन पेयर कोई एटम या कोई ग्रुप जो लोन पेयर को रखता है वो प्लस एम या प्लस आर प्रभाव दर्शाता है। जेंटलमैन, जैसे मैं बात करूं OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 ग्रुप, SH ग्रुप, OR एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, NHR NR2 NHCOR OCOR। हेलोजन X जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है। 3 लोन पेयर होते हैं हर एक एटम के पास। प्यारे बच्चों, मोस्ट पॉपुलर इसमें Cl है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मोस्ट पॉपुलर क्या है? Cl है। तो इस तरह के जितने भी ग्रुप मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, इनमें से आप देख रहे हैं कि किसी एटम के पास या तो एक लोन पेयर है या एक से ज़्यादा लोन पेयर है। इस प्रकार के ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जोड़ दिए जाएं, इफ सच टाइप ऑफ ग्रुप are directly attached
directly attached with the benzene ring अगर इनको बेंजीन रिंग से सीधा जोड़ दिया जाए देन दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। इस तरह के ग्रुप को यदि बेंजीन रिंग में जोड़ दिया जाए जेंटलमैन, तो वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ध्यान ये रखना है कि M और R, मीजोमेरिक और R इफेक्ट ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ध्यान रखना है कि M ऑर्थो इज इक्वल्स टू M पैरा होता है। ऑर्थो पोजीशन पे देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऑर्थो पोजीशन पर OH या पैरा पोजीशन पर जो OH होगा उसका प्लस R इफेक्ट सिमिलर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। और मेटा पोजीशन पर कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। रेजोनेंस प्रभाव कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं लगता है प्यारे बच्चों, इसलिए मेटा पोजीशन पर ये प्रभाव शून्य माना जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस प्रभाव या मीजोमेरिक प्रभाव हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर यह प्रभाव नहीं लगता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इस प्रभाव का लगना तय होता है और वो सिमिलर होते हैं। तो यदि कोई ग्रुप जो प्लस M या प्लस R शो करता है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट बेंजीन become more reactive for aromatic electrophilic substitution reactions। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बेंजीन और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि फिनॉल में प्लस R प्रभाव के चलते इसमें मैंने रेजोनेंस कंप्लीट कराया था। अभी केवल मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। बताया था मैंने कि प्लस R प्रभाव के चलते ये जो पोजीशन है जेंटलमैन,
इसे मैं ऑर्थो बोलता हूँ, बताया था मैंने IUPAC पढ़ाते समय। इसे मैं पैरा बोलता हूँ, इसे भी ऑर्थो बोलते हैं, और ये पोजीशन मेटा कहलाती है। ध्यान देना है कि जब रेजोनेंस संपन्न होता है, जब रेजोनेंस संपन्न होता है तो मैंने लिखा है कि रेजोनेंस संपन्न होने पर +R या -R लगने पर वो कभी मेटा पोजीशन पर नहीं लगता जेंटलमैन। देख सकते हैं आप, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो और ये पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ती है। मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस प्रभाव कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आप एनीसोल में, जिसे आप एरोमेटिक ईथर बोलते हैं, जिसे आप एरोमेटिक ईथर बोलते हैं, ये तो फिनॉल है। अगर मैं इस कंपाउंड को लूं, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। या मैं एनिलीन ले लूं, इट इज कॉल्ड एनिलीन एरोमेटिक एमाइन। अगर मैं इसे भी ले लूं, ये 2 डिग्री एमाइन हो गई। तो इन सभी में आपको ध्यान देना है कि +R या +M इफेक्ट होगा, और वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ऑपरेट होगा। मेटा पोजीशन पर +R या +M, या उसे बोल दो आप -R या -M प्रभाव नहीं लगता है। ध्यान दें आप। इसके बाद आता है -M प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, -M प्रभाव नेगेटिव रेजोनेंस, या जिसे आप बोलते हैं नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। विथड्रॉइंग का मतलब होता है पुल करना, खींचना, पुलिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ग्रुप लाइक CHO, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CONH2 एसिड एमाइड, COX एसिड हैलाइड, सल्फोनिक एसिड, CN, NO2,
COOR एटसेट्रा। देख रहे हैं मेनली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया या एसिड का कोई डेरिवेटिव आया जनरल में, एसिड एमाइड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, तो इस तरह के जो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इस तरह के जो ग्रुप हैं, अगर बेंजीन रिंग से आपने मान चलिए कि बेंजिल्डिहाइड लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखिए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जाने लगा, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन हुआ, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जाने लगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस जनरेट हो जाएगा जेंटलमैन, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, इधर O- हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रभाव को, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट और सेकंड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यू कैन सी दैट जेंटलमैन। अब ये आगे भी हम इसमें रेजोनेंस करा सकते हैं। आप देखिए ये यहाँ मूव कर जाएगा जेंटलमैन, पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, you can see that first, second, third, fourth, fifth, फिनॉल और एनिलीन के जैसे, फिनॉल और एनिलीन के जैसे इसमें भी 5 RS बने, बट ये वाला जो प्रभाव है वो -I प्रभाव है। इस कंपाउंड का मैंने नाम बताया था बेंजिल्डिहाइड। तो आप बेंजिल्डिहाइड में रेजोनेंस करा सकते हैं बड़ी आसानी से, और एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि -R और -M ग्रुप decreases the electron density in benzene ring. भाई ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस। मतलब दूसरी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कोई भी ऐसा ग्रुप, मतलब मैं अगर बेंजिल्डिहाइड की बात करूँ,
मैं अगर बेंजोइक एसिड की बात करूं, मैं नाइट्रोबेंजीन की बात करूं, मैं बेंजोनाइट्राइल की बात करूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करूं, तो इन सब में जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो वो जो रेजोनेंस होगा वो -R प्रकार का होगा, मतलब -M प्रकार का होगा, क्योंकि वो जो प्रभाव लगेगा इनमें कंपाउंड में, ऑल द कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, वी नो दैट, सारे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे क्योंकि बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक। बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है, मैंने आपको बता दिया था, हकल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक sp2, मतलब ये बात मैंने बता दी थी आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली +M या +R ग्रुप are called activator, एक्टिवेट करते हैं, एंड -M और -R ग्रुप्स are called डीएक्टिवेटर। एक जो इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, दूसरा प्रभाव जो है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो कम कर देता है मतलब डीएक्टिवेटर, और बढ़ा देता है मतलब एक्टिवेटर। किस रिएक्शन के लिए? एरोमेटिक। मैं पूरा नाम लिख दूं, ये हम लोग सीखेंगे आगे चल के। इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान देना है कि अगर आप आज के बाद आप पहचानना सीखिए CHO लगा दिया, CN लगा दिया, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसे, IUPAC मैंने बताया था। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, एसिटोफेनॉन, बेंजामाइड। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, इन सभी में मैं -M या -R इफेक्ट की बात करूंगा। ध्यान वही बात रखनी है क्या जो हमने चर्चा की, कि चाहे बेंजिल्डिहाइड हो, चाहे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो, चाहे फिनॉल हो और चाहे एनिलीन हो, रेजोनेंस प्रभाव चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो,
जब भी काम करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही काम करेगा। अंतर केवल इतना होगा कि जब ये पॉजिटिव होगा इसका नेचर, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाएगी। और जब इसका नेचर नेगेटिव होगा तो ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कम करने का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन मेटा पर +m या -m नहीं लगेगा, तो मेटा पोजीशन पर हम रेजोनेंस प्रभाव की बात नहीं करेंगे। फिनॉल की तरह आप एनिलीन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं आप आराम से कि फिनॉल की तरह एनिलीन की तरह एरोमेटिक ईथर में, एरोमेटिक ईथर की तरह बेंजिल्डिहाइड में, बेंजिल्डिहाइड की तरह नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बेनाइल में भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रत्येक में कॉन्जुगेशन ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था पाई पाई कॉन्जुगेशन हो सकता है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर लें। एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं तो इसे आप कर लेना। प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स for following molecules. ये फिनॉल है, कई बार नाम मैं बता चुका हूँ। इसका भी नाम मैं लिखवा चुका हूँ, ये एनिसोल है, एरोमेटिक ईथर। दोनों 12th में सिलेबस में मिलेंगे, इसलिए आप रेडी रहें। एनसीईआरटी में इनके रेजोनेंस दिए जाएंगे, लेकिन मैं पहले से ही आपको सिखाई दे रहा हूँ और आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये एनिलीन है, मैंने बताया आज ही बेंजिल्डिहाइड है ये नाइट्रोबेंजीन है, ये बेंजाइलिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कार्बेनाइन है। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, ये लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है। आपको पता है कि इन तीनों में मैं आपको क्लियर कर दूं +m लगेगा, जिसको आप +r बोलते हैं। मैं नंबर ऑफ RS भी बताई दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो सिमिलरली आपको कराना है, 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बनेंगे, इसमें मैंने बताई 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बनेंगे और 5 इसमें।
सभी में 5 RS बनेंगे जो कि इक्विवेलेंट नहीं होंगे, अलग अलग उनकी स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 2 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें -m लगेगा, इसमें भी -m लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये इधर पे मूव कर जाएगा और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। तो इनमें हम सामान्यतः +m या -m की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये RS है ना, मतलब आपको ध्यान देना है, सारे कॉन्जुगेशन मैंने आपको बना दिए। अब 2 प्रकार के, एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, देखिए आई थिंक दिस वन इज एसीटेट, तो इसका RS आप बना सकते हैं। इसका आप RS बना सकते हैं, देखिए ये दोनों RS जेंटलमैन, बोथ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एसीटेट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड NI are equivalent और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आप फिनॉक्साइड की बात करेंगे, फिनॉक्साइड इज मेड फ्रॉम फिनॉल, this one is phenoxide ion. तो यहां पर जब आप कराएंगे तो ये एक्चुअली में +R है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो RS, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने फर्स्ट एंड सेकेंड, फिनॉल से ही देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट। कोई आपसे पूछता है कि इसका महत्व क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है भाई। इक्विवेलेंट अगर RS हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, और अगर उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी तो मतलब इसमें जो रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा इससे। हमेशा आपको ध्यान रखना है ये बात। क्या बात बताई मैंने कि इक्विवेलेंट RS are more stable than non-equivalent RS। जो इक्विवेलेंट RS होंगे वो नॉन इक्विवेलेंट RS से ज़्यादा स्टेबल होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो एनायन होगा इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, डेट्स वाई सो एसिटिक एसिड इज मोर
स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। तो ये जेंटलमैन ध्यान रखना है, आप इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो अगर हम फिनॉल को कंपेयर करेंगे, ये फिनॉल है, इज अ स्पेशल क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? इथाइल एल्कोहल से। दारू का सूत्र है जो भी, इथाइल एल्कोहल से ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। कारण वही है कि अगर मैं इससे एक प्रोटॉन निकाल दूं और इससे एक प्रोटॉन निकाल दूं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एनाइन बनेंगे, तो ये एनाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, बट ये एनाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। कॉन्जुगेशन नहीं है ना। भाई अगर मैं बात करूं दिस वन इज फिनोक्साइड आयन, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनाइंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये मैटर नहीं करता कि वो प्लस आर हो रहा है या माइनस आर हो रहा है, यहाँ पे हम ये चर्चा नहीं करेंगे अभी। लेकिन ये जो एनाइन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ हम बात करें कि हमारे पास जो इथाइल एल्कोहल होता है और उसमें से हम एक प्रोटॉन निकाल दें, तो इन सब के नाम मैं आपको बता चुका हूं। दिस वन इज कॉल्ड इथोक्साइड आयन। तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। कहां से हो जाएगा? कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो जब इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ तो एनाइन 1 is more stable एनाइन 2। और ये थंब रूल आपको याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है जेंटलमैन, और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड उतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात, 2 पॉइंट और हमेशा ध्यान रखने हैं कि रेजोनेंस कराते समय जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर की संख्या समान होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए। ऑक्टेट को जरूर फॉलो करें। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक नॉन पोलर और एक पोलर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। ये 2-4 पॉइंट हैं। ऑक्टेट कंप्लीट यदि नहीं है किसी आरएस में तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। फिर रेजोनेंस के चलते हम कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात कर देते हैं। कोई कार्बोकैटायन ऐसा है जिसमें रेजोनेंस एप्लीकेशंस हैं, हम एसिडिक स्ट्रेंथ की भी चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। तो मीजोमेरिक प्रभाव को ही रेजोनेंस प्रभाव बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था, उनके प्रकार बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। चर्चा जारी रहेगी रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऑल द बेस्ट।